जानकी जो एक मुफ्त और बेबाक लड़की होती है। जानकी की शादी त्रिपाठी परिवार के इकलौते लड़के से होती है। सुनीता अपने परिवार के साथ घर की नई नवेली बहू जानकी का स्वागत करती है। माँ जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी यहाँ हुई है। आप लोगों की सच्चाई और अच्छाई के बारे में बहुत सुना है और मैं तो वैसे भी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलती हूँ। जानकी बेटा, घर में तुम्हारा स्वागत है। अभी तुम हमारे घर में नई हो, तुम्हें यहाँ की रीति रिवाज परंपरा पता नहीं है, पर हमारी सारी परंपराएं तुम्हें सीखनी होंगी। जी माँ जी, मैं पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश करूँगी और कहीं अगर मुझसे भूल चूक हो जाए तो आप सब लोग हो ना मेरी मदद के लिए। हाँ बहू, हम सब हमेशा तेरे लिए खड़े हैं। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे, कभी कुछ समझ ना आए तो हम लोग हैं ना हमेशा तेरे साथ। बस फिर और क्या चाहिए माँ जी, जब मेरा परिवार मेरी मदद कर रहा है तो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे मैं समझ ही जाऊंगी। आज से तुम त्रिपाठी परिवार की इज्जत संभालोगी। गांधी जयंती का फंक्शन बहुत बड़ा होता है हमारे यहाँ। हम हर त्योहार, देश के प्रति सम्मान, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रखते हैं और अब यही उम्मीद हमें तुमसे भी है बहू। पापा जी, हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जानकी अब अपने नए ससुराल आ चुकी थी और धीरे धीरे अपने ससुराल को समझने की कोशिश करती है। हर चीज को समझती है। कुछ दिनों बाद नए कपड़े और खाने का काफी ज्यादा सामान सब कुछ जानकी की ननंद लेकर आती है। भाभी, ये देखो, आपको ये साड़ी कैसी लग रही है? और 100-200 लोगों के लिए इतना सामान बहुत होगा ना? लेकिन ये सब कुछ कुछ घर में है क्या? अरे भाभी, आपको पता नहीं क्या? हमारे घर में गांधी जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं और घर में ही नहीं बल्कि हम तो मोहल्ले में भी मनाते हैं। अच्छा, लेकिन इन सब में तो काफी खर्चा हो जाता है। मोहल्ले वाले मिलके मनाते होंगे ना, क्योंकि इतने पैसे अकेले हम ही थोड़ी लगा सकते हैं। अरे भाभी, सब कुछ हम ही करते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है। लोगों को गिफ्ट देना, साज सजावट सब कुछ होगा। और इसमें लगभग लगभग खर्चा कितना हो जाता है? ज्यादा नहीं, 1-2 लाख। ये तो मेरी नजर में है, शायद इससे ज्यादा ही होता होगा। हाँ, ये ज्यादा नहीं है। अरे ये बहुत ज्यादा है। गांधी जी का तो मैं भी सम्मान करती हूँ, लेकिन गांधी जी नोट में ही अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर इतने नोट उड़ने में नहीं। अरे भाभी, आप भी ना, हम जो चीज इतने सालों से करते हैं वो करेंगे ना। और आपको नहीं पता, लेकिन जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारा मोहल्ले में नाम भी बहुत होता है। सब हमारी बहुत वाहवाही भी करते हैं। अरे बस वाहवाही के लिए ये सब? नहीं, वो तो हमें भी अच्छा लगता है। भाभी, आप भी ये क्या लेकर बैठ गई? अरे गांधी जयंती आने वाली है, बहुत काम पड़े हैं, आपको मेरी मदद करनी है। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ दिखावा लग रहा है। इतने पैसे कौन खर्च करता है भला? अब सीधा सीधा तो पूछ नहीं सकती। अगर पूछ भी लिया तो कोई जवाब नहीं देगा। हम काफी जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे भाभी, बड़े बड़े अनाथालय से लोग आते हैं, हम उन्हें भी चैरिटी देते हैं, फंड देते हैं। वैसे लोगों को भले ही लगे कि हम ये सब दिखावा कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमारी इच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा भाभी, ये फ़ोन थोड़ा बिजी है, मत पूछना। इस पर बार बार कॉल आ रहे हैं। मुझे तो काफ़ी काम है, पर आप किसी का कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। फ़ोन सबका है और हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर किसी ने काम के लिए फ़ोन किया तब तो उठाना ही पड़ेगा ना। नहीं भाभी, आप रहने दीजिएगा। घर में से किसी को बोल दीजिएगा, वो बात कर लेगा। अच्छा, मुझे बहुत काम है, अभी मैं जा रही हूँ, आप अपनी साड़ी देख लीजिएगा। जानकी को अपने ससुराल वालों की इस हरकत पर अब शक होने लगता है और वो अकेले में खुद से बात करते हुए कहती है, इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी आज के समय में? आज तो कोई किसी को मुफ्त में पानी तक नहीं देता, और यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम, वो भी इतना आलीशान। वैसे मुझे पता तो नहीं है कि सच में कोई गड़बड़ है या नहीं, लेकिन मेरा अनुभव तो यही कह रहा है और मैं गांधी जी के रास्ते पर ही चली हूँ, तो अब मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। पता तो चले आखिर माजरा है क्या। जानकी अपने शक को पक्का करने या फिर उसे मिटाने के लिए अब और इस बारे में पता करने लगती है।
रात के समय जानकी अपनी ननंद के कमरे में चुपके से जाती है। ये हो गया दीपा का फोन हैक। अब इसमें जो भी मैसेज आएंगे वो सब मुझे पता चल जाएंगे। तभी वहां दीपा आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? बस सच पता करना है। भाभी, क्या हुआ? अरे हाँ, सब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जानकी को दीपा के फोन से सच पता चल जाता है कि उसका परिवार का चैरिटी फंड असली में गांधी गैलेरिया बनाने के लिए छुपाया जा रहा है, ना कि कोई नेकी का काम हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। यहाँ तो दाल काली नहीं बल्कि मेरे ससुराल वालों की ही शक्लें काली हैं। जानकी को सब पता चल जाता है और अब वो इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगती है। पड़ोसन मीरा के पास जाती है। आंटी सुनिए, गांधी जयंती का फंक्शन कैसे आयोजित होता है? वो दरअसल मेरे ससुराल वाले करते हैं। मैं तो नई बहू हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है ना। अरे बेटा, सब सोचते हैं कि चैरिटी हो रही है, पर असली पैसा त्रिपाठी गैलेरिया में जा रहा है। पता सबको होता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। जानकी को आस पड़ोस के लोगों से कई सारी बातें पता चलती हैं। शाम का समय जानकी अपने घर के नौकर रामू के पास जाती है। आज पापड़ का टेस्ट थोड़ा ऑफ है, रेसिपी गायब है। रामू काका, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। रेसिपी बताएंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं बहू रानी। ये गांधी जयंती के फंक्शन के पीछे क्या बात है? वो दरअसल काका, आपका नाम नहीं आएगा, आप बताओ। जानकी की जासूसी हर जगह काम आती है। अब जानकी को अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ पता चल गया था। रात के समय जानकी स्टडी रूम में आती है। यहीं पर होना चाहिए सबूत। डोनेशन फंड का ब्रेकडाउन और मॉल का प्लान। अगर वो मेरे हाथ लग गया तब इनकी गांधी जयंती मैं मनाती हूँ। जानकी सबूत ढूंढने लग जाती है। तभी वहां जानकी के ससुर आते हैं। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे पापा जी, कल आपको कॉफी दी थी ना, कप लेना भूल गई थी, बस वही लेने आई हूँ। मिल ही नहीं रहा। अरे बहू, टेबल के पास होगा। जानकी टेबल के पास जाती है तो उसे फाइल भी मिल जाती है। अपने ससुर के जाने के बाद जानकी फाइल की एक कॉपी निकाल लेती है। ये देखो, मिल गया सबूत भी। भले ही ये मेरे ससुराल वाले हैं, लेकिन मैं गलत और सही में फर्क जानती हूँ, और यहाँ ये लोग गलत है। मेरा फर्ज है गलत को सही रास्ता दिखाना। जिस दिन की वजह से ये सब हो रहा था, अब वो दिन भी आ जाता है। आज गांधी जयंती थी। मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होते हैं। बड़े बड़े नेता, एमएलए सब लोग आए थे, मानो जैसे शहर इकट्ठा हो गया हो। लोगों की भीड़ में सुधीर माइक पर। भाइयों और बहनों, आज उन महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली थी। सत्य और अहिंसा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आप सबके समक्ष कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ। सुधीर फाइल उठाता है, लेकिन वो स्पीच की फाइल नहीं थी। जानकी ने स्पीच बदल दी होती है। अब टाइम आ गया है। अब पापा जी की स्पीच ही उनका पर्दाफाश करेगी। ये सब काला धन है जो। सुधीर इतना बोलकर चुप हो जाता है। तभी पीछे से प्रोजेक्टर पर वीडियो चलती है। लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। ये न्यूज़ लाइव भी थी। ये है त्रिपाठी परिवार का काला सच। हाँ, आज गांधी जयंती भी है। कुछ लोग गांधी जी को दिल से याद कर रहे होंगे और कुछ लोग इनकी तरह ढोंग। ये है त्रिपाठी परिवार का फंड का सीक्रेट प्लान, परिवार का दिखावा। इनका असली मकसद देश की सेवा या गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना नहीं, बल्कि असली मकसद गांधी गैलेरिया है। अरे ये क्या हो गया? ये लोग इतने नीच, झूठे और कपटी हैं। जानकी, तुमने ये क्या किया? अरे हम तुम्हारा परिवार हैं। ये सब ठीक नहीं है। सही तो आप लोग नहीं कर रहे। बेटा, आज तुम्हारी वजह से ही ऐसे देशद्रोही लोगों का पर्दाफाश हुआ है। हमारे देश में रहकर भी ये हमारे देश को ही खोखला कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इसीलिए सही के लिए आवाज उठाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तभी वहां पुलिस आती है। त्रिपाठी परिवार जो शर्म से खड़ा था, उनकी चप्पल, गांधी टोपी सब उतरवाई जाती है। बहू, हमारी इज्जत,
मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब तुम्हारी वजह से। बापू ने कहा था सत्याग्रह करो, और मैं बन गई सत्याग्रही। झूठ चाहे कितना बड़ा हो, एक सच बोलने वाली बहू उसे हिला सकती है। अपने ससुराल में बदलाव लाना भी संभव है। जानकी अपने घर की छत पर खड़ी होती है, हाथ में चरखे वाली चैन, हवा में बादल उड़ते हुए। वो परिवर्तन पहले स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। जानकी अपने ससुराल वालों के खिलाफ खड़ी हुई और आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। मॉरल: झूठ कितना भी बड़ा हो और उस पर कितने ही पर्दे क्यों न हो, लेकिन सच्चाई के आगे कभी नहीं टिकता। आखिरकार जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। रोहन ने आज हिम्मत जुटाकर अपने पिता से अपने प्रेम के बारे में बताने का फैसला किया था। पापा, मुझे लड़की पसंद है, उसका नाम मीरा है, मुझे उसी से शादी करनी है। कौन मीरा? ये? पिताजी ने फोटो देखी तो उनका चेहरा बिगड़ गया। जी पापा, वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। अरे इतनी काली पतली लड़की, इसमें क्या देखा तूने रोहन? देख बेटा, शादी ब्याह में रूप रंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, रंग नहीं, उसका दिल और स्वभाव ही उसकी असली खूबसूरती है। प्रेम में रंग रूप नहीं, आत्मा देखी जाती है। हाँ ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों के लिए जीना है या अपनी खुशी के लिए? मैं मीरा से प्रेम करता हूँ, बस। रोहन की बात सुनकर पिताजी खुश नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार गए। ठीक है, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, बाकी तेरा जो मन करे वो कर। रोहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली। वहीं आज मीरा की पहली रसोई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने काले लंबे बालों का जूड़ा बनाया और लग गई रसोई में खाना बनाने। अरे ये क्या, दाल में बाल? भगवान, मेरी पहली रसोई है, तुम बस साथ देना मेरा। आज सबका दिल जीतना है मुझे। मीरा ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया, लेकिन रसोई में काम करते समय उसका एक बाल दाल में गिर गया, जिसे उसने देखा नहीं। देखो, मैंने कहा था ना, इस लड़की से घर नहीं चलेगा। अब देखो, पहले ही दिन गंदगी। अचानक पिताजी की आवाज से सबका ध्यान गया। दाल की कटोरी में एक लंबा बाल तैर रहा था। छी, कितनी गंदगी है, खाना कैसे खाएं अब? सुनो बहू, कल ही अपने बाल कटवा लेना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। माफ करिए पिताजी, गलती हो गई मुझसे, मैं दोबारा बना देती हूँ। बेटी, इतने लंबे बाल रखोगी तो ये सब तो होगा ही। घर में काम करने वाली औरत के इतने लंबे बाल ठीक नहीं। पापा, एक गलती के लिए इतना बड़ा फैसला? मीरा के बाल उसकी खूबसूरती हैं। तो चुप रह रोहन, घर की औरत को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाल उसकी पहचान थे। तभी रोहन बोला, मीरा, तुम अपने बाल मत कटवाना, ये तुम्हारी पहचान है। पिताजी माफी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। मुझे इनसे बेहद प्यार है। प्यार से पेट नहीं भरता बेटी, घर का काम करना है तो थोड़ा सफाई और ध्यान लगा के करो। उस दिन के बाद से मीरा बहुत परेशान थी। सासू माँ रोज उसे बाल काटने को कहती। एक रात वो अपने बालों में तेल लगा रही थी और सोच रही थी। माँ कहती थी, औरत के बाल उसकी शक्ति है, मैं इन्हें नहीं कटवाऊंगी। अचानक नीचे से आवाज आई। मीरा को लगा कि कोई घर में घुसा है। उसने हिम्मत की। कौन है वहाँ? हाँ, कहीं कोई चोर तो नहीं? मीरा ने अपने लंबे बालों को कसकर बांधा, फिर एक डंडा उठाकर धीरे धीरे नीचे गई। भगवान, अगर कोई चोर है तो मुझे हिम्मत देना। चोर धीरे से अलमारी खंगाल रहा है और सामान ढूंढते हुए बोला, यहाँ पैसे कहाँ रखे होंगे? अरे, सारी कीमती जेवर कहाँ रखती है इन कमबख्तों ने? कौन हो तुम? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तू कौन है? आवाज मत निकालना वरना खराब होगा। यहाँ चोरी करने आया है? मैं चिल्लाऊंगी। अगर एक भी आवाज निकाली तो इस चाकू से काट दूंगा, समझी? मीरा घबरा गई, लेकिन उसने अपने बालों की तरफ देखा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। अचानक से रोने की एक्टिंग करते हुए, भाई साहब, मैं गरीब औरत हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे पास बस ये काले लंबे बाल हैं, जिन्हें घर वाले भी पसंद नहीं करते। क्या बोल रही है? पैसे गहने कहाँ हैं? भाई, अगर चाहो तो ये बाल काट कर ले जाओ, बाजार में बिक जाएंगे, यहाँ कुछ और नहीं है। पागल है क्या? बाल लेकर क्या करूंगा मैं? यही तो मीरा चाहती थी। जैसे ही चोर लापरवाह हुआ और हंसा, मीरा ने अपनी तेजी दिखाई। अब दिखाती हूँ इन बालों की ताकत। अरे, ये क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने चतुराई से अपने मजबूत लंबे बालों को चोर की आंखों और गले के चारों तरफ लपेट दिया।
चोर का दम घुटने लगा। ये है मेरे काले लंबे बाल, तुझे लगता था ये कमजोरी है? मीरा डंडे से चोर के हाथ पर चाकू मार के गिरा देती है। अरे अरे छोड़ छोड़ दो मुझे, गलती कर दिया मैं तो, छोड़। गलती? चोरी करने आया था ना, अब भुगत। चोर बिल्कुल बेबस हो गया था। मीरा के बाल इतने मजबूत थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सब उठो, चोर है घर में, जल्दी आओ, यहाँ एक चोर है। दीदी माफ कर दो, मैं गलत था। अब दीदी याद आ गई, जब चाकू लेकर डरा रहा था तब क्या लगी थी मैं तेरी। सब जाग जाते हैं और नीचे दौड़ आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मीरा ने अपने बालों से चोर को बांध रखा है तो वो हैरान रह गए। मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? बहू, ये क्या किया तूने? पिताजी, इसने घर में चोरी करने की कोशिश की और देखिए, जिन बालों को आप बोझ समझते थे उन्हीं से मैंने इसे पकड़ा है। साहब, आपकी बहू ने मुझे इन बालों से ऐसा फंसाया कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। अरे तेरे इन बालों में इतनी ताकत है? बेटी, हमने तुझे ये बाल काटने को कहा था, माफ कर दे हमें। माँ जी, आप सब ने कहा था ये बाल गंदगी लाते हैं, आज इन्होंने घर को बचाया है। मीरा, तुम्हारी ये बाल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आज के बाद कोई तुमसे बाल कटवाने को नहीं कहेगा। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तेरी ये काले लंबे बाल तेरी असली पहचान है। अरे फैमिली मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो कोई मुझे इस बालों से छुट्टी दिलाओ, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम जल्दी ही आराम से जेल जाओगे। पुलिस आके चोर को पकड़ लेती है। उस दिन के बाद घर में किसी ने मीरा से बाल काटने को नहीं कहा। पिताजी को एहसास हुआ कि वो गलत थे, लेकिन मीरा की असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के कुछ दिन बाद रोहन और मीरा दूसरे शहर घूमने जा रहे थे। दोनों बस में बैठकर खुशी से बातें कर रहे थे। मीरा, कितना अच्छा लग रहा है ना, पहली बार साथ में कहीं जा रहे हैं। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि पापा जी ने भी खुशी से भेजा है। अचानक बस रुक जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। 3 डकैत बंदूक लेकर बस में चढ़ते हैं। अरे सब नीचे बैठ जाओ, जो भी हिला डोला सीधा उसका काम तमाम। बस में मौजूद सभी यात्री डर जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबरा जाती हैं। जल्दी जल्दी सब अपने पैसे निकालो, गहने निकालो। मीरा, मेरे पीछे रहो। नहीं रोहन, आज मैं दिखाऊंगी कि औरत कमजोर नहीं होती। ये मेरे बाल, माँ कहती थी, ये मेरी ताकत है। मीरा ने अपने लंबे बाल धीरे से खोले और एक योजना बनाई। भाई, मैं अपने सारे गहने दे देती हूँ, बस किसी को नुकसान मत पहुँचाना। हाँ, जल्दी निकाल। जैसे ही डकैत का मुखिया मीरा के पास आया, मीरा ने तेजी से अपने मजबूत लंबे बालों से उसकी आंखों पर मारा और बंदूक छीन ली। उसके बाद एक जाल की तरह डकैत को फंसा गए। बंदूक छीनकर बालों से डकैत की गर्दन को जकड़ लिया। अब तुम तीनों हाथ ऊपर करो, बहुत हुआ तुम लोगों का। ये लड़की, इसके बाल। मीरा का साहस देखते हुए रोहन ने दूसरे डकैतों को भी बांध दिया। पूरी बस में तालियों की आवाज गूंज गई। वाह बहन जी, आपके बालों ने आज सबकी जान बचा दी। मीरा, तुम्हारी ये बाल, उफ, कितने सुंदर और कितने काबिल हैं कि सारे डकैत ढेर कर दिए। वाह मेरी शेरनी। बस ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सभी यात्री मीरा की तारीफ करने लगे और उसके बालों को देखकर हैरान थे। वही इस घटना के कुछ दिन बाद पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग मीरा को सम्मानित करने आए। मीरा जी, आपकी बहादुरी के लिए सरकार आपको वीरता पुरस्कार देना चाहती है। आपने न सिर्फ अपने घर की रक्षा की, बल्कि बस के सभी यात्रियों की जान बचाई। और खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी महिला ने अपने बालों का इस्तेमाल करके ऐसा किया। इस नए तरीके और बहादुरी के लिए सरकार आपको सम्मान देगी। बेटी, मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुझे सिर्फ रंग से देखा था, तेरे बालों को बोझ समझा था। पिताजी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, मैं गलत था। मैंने तुझे तेरे रंग और पर्सनैलिटी से तुझे जज किया और कितनी बार तुझसे बालों को काटने के लिए बोला, जबकि तेरे ये काले लंबे बाल, ये तेरी असली ताकत है। तेरा साहस, तेरा चरित्र, तू सच में हीरे से भी कीमती है। पापा, मैंने कहा था ना कि असली खूबसूरती दिल में होती है और मीरा के ये बाल उसकी शक्ति हैं। बेटी, मैंने तुझसे बाल काटने को कहा था, मुझे माफ कर दे। तेरे बालों ने आज हम सबकी इज्जत बढ़ाई है। पिताजी, ये बाल सिर्फ बाल नहीं है। माँ कहती थी कि औरत के बाल उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज मैंने साबित कर दिया कि ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। बेटी, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता चेहरे में नहीं, कामों में होती है। तू मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। तेरी ये लंबे बाल तेरा गहना है। प्रेम में रंग नहीं, भावनाएं देखी जाती हैं।
और मीरा के बालों में छुपी ये ताकत ने सबको दिखा दिया। सभी खुशी से गले मिले। मीरा ने अपने लंबे काले बाल हवा में लहराए। आज वो साबित कर चुकी थी कि उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं ना कि घर की दीवारें बहुत कुछ देखती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहाँ रंग भेद की वजह से दो बहनों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। कविता और सुविता, दो बहुएं, एक ही घर लेकिन दो अलग किस्मत। रसोई में कविता और सुविता दोनों खाना बना रही हैं। सुविता, तुम सब्जी देख लो, मैं खीर बना रही हूँ। हाँ दीदी, बस हो गई। वाह सुविता, कितना स्वादिष्ट बनाया है तूने, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। हमारी सविता के हाथों में जादू है, इतना बेहतरीन मसाला, लगता है जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। और देखो इसका रंग भी कितना सुंदर है, गोरी हो तो सब काम भी इतना साफ सुथरा करती है। भगवान ने कितने अच्छे हाथ दिए हैं इसे। हाँ जी, हमारे बेटे की पसंद ही इतनी अच्छी है, ऐसी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। माँ जी, खीर भी चख लीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा कम मीठा है, हमेशा तेरे से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सुविता बेटी, तू ही खीर भी बनाया कर। हाँ, खीर में अभ्यास चाहिए होता है, कुछ लोगों के हाथ का बना खाना ही अलग लगता है। अरे रंग गोरा हो तो सब काम भी गोरे लगते हैं, काले को देखकर ही मन खराब हो जाता है। हमेशा यही होता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं। वही तीनों नंदे कविता के पास आती हैं। कविता भाभी, आपकी खीर तो वर्ल्ड फेमस है, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आप तो खाना बनाने में बेस्ट हैं। सुविता भाभी से तो कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं आप। भाभी, आप हमें भी खाना बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग इतना प्यार करते हो। दूसरे पल वो तीनों सुविता के पास जाते हैं। सुविता भाभी, आप तो बेहद सुंदर हैं और आपके हाथ का खाना तो मतलब एकदम लाजवाब। भाभी, आपकी सब्जी का स्वाद तो होटल से भी बेहतर है, आप तो बेस्ट शेफ बन सकती हैं। हमारे परिवार में आपकी जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली बहू आई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। दोनों भाभी से चिकनी चुपड़ी बात करने के बाद रात में तीनों नंदे अकेले में अपनी असलियत में आती हैं। यार ये कविता कितनी काली और भद्दी है, देखने में घिन आती है। भाई को क्या जरूरत थी इस कोयले से शादी करने की। और कितना खाना बनाने में लगी रहती है, लगता है खुद को कोई महान रसोइया समझती है। असलियत तो ये है कि हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है, इतनी काली की रात में दिखाई भी न दे। भाई अंधा हो गया था क्या? और सबसे बड़ी बात ये समझती है कि हम इसे सम्मान देंगे। हाँ, हम तो सिर्फ मजे लेते हैं, बेवकूफ कहीं की। मैंने कल इसे रसोई में अकेले रोते हुए देखा था, शायद सोच रही होगी कि कोई इसे प्यार नहीं करता, और ये सच भी तो है। बेचारी, सोचो पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़ेगा, कोई इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वैसे बहनों, मुझे लगता है हमें इसका और भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारी हर बात मान लेती है। माँ बाबूजी इसके काले रंग की वजह से वैसे ही इससे दूर रहते हैं, तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक ये घर में है इसे हम नौकर बना सकते हैं। भाई भी घर में नहीं है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और सुविता को हम अपने खेल में शामिल कर लेंगे। अच्छा सुनो, माँ पापा पहले ही सुविता को पसंद करते हैं उसके गोरे रंग की वजह से, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? मतलब? अरे संपत्ति का जो हिस्सा भैया के नाम है वो कागजात कविता के पास है, हम उन्हें समझाकर अपने नाम करवा लेते हैं और चुपचाप तीनों आपस में बांट लेते हैं। क्या बात है, उस कलूटी को तो कोई सहारा भी नहीं देगा, हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही कागज दे देगी। और सुविता, उसे हम मना लेंगे, वैसे भी वो काली कलूटी दिल की बहुत भोली है। कुछ समय बाद तीनों नंदे कविता के पास रोने का नाटक करते हुए आती हैं। भाभी, हमारी शादी में बहुत खर्चा आ रहा है, पापा परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। भाभी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मदद कीजिए ना आप हमारी। भाभी, बस प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दीजिए, बैंक में कर्ज के लिए चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई से पूछना चाहिए ना। अरे भाभी, वो तो बाहर हैं और आप बड़ी बहू हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। भाभी, अगर आप नहीं मदद करेंगी तो हमारी शादी टूट सकती है। भाभी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आपके अलावा कौन है हमारा। ठीक है, परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। कविता से कागजात लेने के बाद अब तीनों अपने असली रूप में आ गई। क्या बात है, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई, इस काली कलूटी को तो पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से फंस गई, अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे। अब तुम मौज मस्ती का समय है, इस मूर्ख को धन्यवाद भी कहना चाहिए, अपनी संपत्ति हमें दे दी। कागजात देने के बाद कविता को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगले दिन रसोई में, कविता भाभी, आज खाना जल्दी बनाइएगा, हमें बाहर जाना है खरीदारी के लिए। और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना, हमारे पास समय नहीं है। भाभी, हमारा कमरा साफ कर देना, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन कल तो तुम लोग इतना प्यार कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? अब हमारा मूड नहीं है, और तुम्हारा काला मुंह देखकर तो इच्छा भी मर गई बात करने की। भगवान,
मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ मेरा रंग काला है, इसीलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं। कविता दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुविता, तुम बहुत अच्छी हो, बस ये रंग का खेल है। दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ननद जी कुछ गलत कर रही हैं, मैंने सुना है। क्या मतलब? वो संपत्ति के कागज वो सच में कर्ज के लिए नहीं चाहिए थे, वो अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दीदी, मुझे भी शर्म आती है कि मैं उनके साथ मिलकर आपके साथ झूठा व्यवहार कर रही थी। वो मुझे भी समझा रही थी कि आप जलती हैं मुझसे। तुमने भी मुझे धोखा दिया? दीदी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कितनी अच्छी हैं, हम सब ने कितना गलत किया आपके साथ। सुविता, मैंने तुम सबको अपना परिवार समझा था, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उन कागजातों के बारे में सच बताना चाहती हूँ। जो हो रहा है होने दो सुविता, ईश्वर सब देख रहा है, हिसाब जरूर होगा। कुछ महीने बाद तीनों की शादी की तैयारी पूरे घर में जोर शोर से चलती है। लड़कियों, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम अमीर हो जाएंगे। उस काली को तो पता भी नहीं चला कि कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाया। अब हमारी शादियों के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति, बेहतरीन जिंदगी होगी। समय बदला और तीनों नंदों की शादी हो गई। अब उन्हें अपने किए का फल मिलने वाला था। नीता, यार मैं परेशान हूँ, यहाँ सब मुझे काली विया कहकर बुलाते हैं, मेरी हर छोटी छोटी कमियों को गिनाते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी, मेरे साथ भी यही हो रहा है, यहाँ की अकेली बहू मुझसे जलती है, पीठ पीछे कहती है गोरी को कुछ भी नहीं आता, बस मुंह की चिकनी है, अकल तो पैसे की नहीं है। दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, हमने कविता भाभी के साथ कितना गलत किया था, हमारे साथ आज वही हो रहा है। हाँ यार, बिल्कुल वही शब्द जो हमने भाभी के लिए इस्तेमाल किए थे, काली भद्दी, वही सब सुनने को मिल रहा है। यार, हमने उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया था, अब समझ में आया कि कैसा लगता है ऐसा करने पर। दीदी, मुझे याद आ रहा है कि कैसे हमने भाभी को झूठा प्यार दिखाकर सारी संपत्ति छीनी थी। हमने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, उनकी खुशी, उनका विश्वास, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। और सुविता भाभी को भी हमने इस्तेमाल किया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो वापस चलकर सब सच बता देते हैं और माफी मांगते हैं। हमें अपनी सारी गलतियां मानकर भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। तीनों नंदे घर वापस आकर कविता के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। कविता भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी, जो संपत्ति के कागज हमने लिए थे वो ये रहे, हमने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोलकर। भाभी, आज जब हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने आपके साथ किया, तब जाकर एहसास हुआ कि रंग कोई भी हो, दुख तो एक ही जैसा लगता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। तुम लोगों ने जो एहसास किया है वही सबसे बड़ी बात है। बेटी कविता, मुझसे भी गलती हुई है, तू भी मेरी बेटी है, रंग से इंसान नहीं दिल से इंसान बनता है, मुझे भी माफ कर दे। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जो बीत गया उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। बहू, तेरे रंग की वजह से हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दिल तुम्हारा हीरा है। हाँ भाभी, हम तीनों बहनों को भी अपनी बहन समझ के माफ कर दो। वो तो मैंने कब का कर दिया तुम लोगों को। और रही बात बहन की, सुविता की तरह मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी बहन ही माना है। और इस तरह इस घर में प्यार की जीत हुई, क्योंकि सच्चे रिश्ते रंग से नहीं दिल से बनते हैं। जब हमारे साथ वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, तब जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बाद आखिरकार बारिश भी आ गई, लेकिन राज और उसके पिता रमेश के लिए ये खुशी की बारिश नहीं, बल्कि परेशानी की बूंदें लेकर आई थीं। पापा जी, देखिए ना, फिर से छत से पानी टपक रहा है, रसोई की दीवार भी गिरने लगी है। चलिए कहीं दूसरी जगह बैठ जाते हैं, वरना यहां भीग जाएंगे। बेटा राज, क्या करूं, 30 साल फैक्ट्री में काम करके भी सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं। तेरी आमदनी भी इतनी नहीं है। महंगाई में खाना दवा निकालने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें पक्का घर भी नहीं दे सका। पापा जी, राजा जी, रोने से कुछ हल नहीं होगा। हम हार नहीं मान सकते। मैंने भी तो सपने देखे थे इस घर में आकर। थोड़ा थोड़ा करके घर की जरूरत को पूरा कर भी रहे हैं। बाकी हम सब मिलके आगे भी ठीक कर लेंगे। परेशान मत होइए आप। नेहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। मैं तो अपनी बीवी को एक ढंग की छत भी नहीं दे सका। राज जी, प्यार सिर्फ छत से नहीं मिलता, मेहनत और एक दूसरे के साथ मिलता है। आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगली सुबह नेहा ने देखा कि फैक्ट्री से राज के साथ कुछ फटे हुए मैगी के पैकेट और टूटी पेप्सी की बोतलें आई थीं। नेहा के मन में कुछ अलग ही चल रहा था।
राज जी, ये सब क्या है? अरे नेहा, फैक्ट्री में ये सब कबाड़ फेंका जा रहा था। मैं गाड़ी में डाल के इसे किनारे फेंकना भूल गया। अभी खाना खा के इसे बाहर डाल दूंगा। अरे वाह राज जी, ये तो सोना है सोना। मैगी की ये पैकेट सिर्फ ऊपर से फटे हैं, अंदर का सामान बिल्कुल ठीक है। बेटी, इस कबाड़ में तुझे क्या दिख रहा है जो इतना खुश हो गई हो तुम? पापा जी, अगर मैं कहूँ कि इसी कबाड़ से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? पागल हो गई हो क्या तुम? या कोई भूत वूत चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर? कुछ भी मतलब बोलती हो जी तुम। अरे नहीं राजी, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा पापा, आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना? बस एक बार मेरा प्लान तो सुनिए और विश्वास कीजिए, फिर देखिए आपकी बहू क्या से क्या करती है। ठीक है बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो भी करोगी, मैं और राज हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ, देखिए घर के सामने जो खाली जगह है ना, वहाँ हम एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। इन मैगी पैकेट्स को साफ करके एक सुंदर सा वॉलपेपर बना के उसे छत और दीवारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेप्सी की खाली बोतलों से टेबल, कुर्सी और रंग बिरंगी लाइटिंग बनाएंगे और प्लांट्स लगा देंगे कुछ नए तरीके से। दिमाग तो अच्छा लगाया बहू, लेकिन ये कैसे संभव है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पापा जी, आपका आशीर्वाद है, राज जी का प्यार है और मेरे अंदर हिम्मत है। बस यही तो चाहिए ना। अब मैं भी अपने घर को संवारूंगी, आप देखते जाइए बस। लेकिन नेहा, लोग आएंगे क्यों? और खाना कैसे बनाएंगे? और क्या बनाएंगे? अरे मेरे पति परमेश्वर, आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम अपने नए ढाबे में मैगी बनाएंगे बस, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म मैगी और 15 रुपए में ठंडी पेप्सी, जो फैक्ट्री के मजदूर से लेकर छात्र सभी को पसंद आएगी। बस एक बार करके देखिए, अगर नहीं चला तो कम से कम ये उम्मीद तो रहेगी ना कि हमने कोशिश तो की। प्रिया बेटी, इतने सालों में मैंने कभी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है नेहा, करते हैं कोशिश। अब हार मिले या जीत, मगर तेरे साथ हैं हम। अगले 5 दिनों तक तीनों ने दिन रात मेहनत की। दिन भर फैक्ट्री में काम करते, फिर रात भर ढाबा की साज सज्जा में लग जाते। सबके हाथों में छाले थे, आंखों में नींद की कमी, लेकिन दिल में सपनों का जुनून लिए उनका छोटा सा ढाबा बन के तैयार हो गया। राज जी देखिए, कितना सुंदर लग रहा है हमारा जुगाड़ू ढाबा। ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, जिसे मैं कूड़ा समझ रहा था तुम उसे इतना सुंदर ढाबा बना दोगी। वाह मेरी रानी, मुझे तुम पर गर्व है। नेहा बेटी, 55 साल की उम्र में तूने मुझे सिखाया कि हार मानना कितनी बड़ी गलती है। तू सच में हमारे घर की महालक्ष्मी है। पापा जी, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये हम तीनों के सपनों का घर है। अकेली तो मैं एक ईंट भी नहीं रख सकती थी। तभी दूर से पहले ग्राहक के आने की आवाज आई। अरे यार, ये क्या है? कितना यूनिक ढाबा है। सब कुछ मैगी पैकेट और पेप्सी बोतलों से बना है। बहुत सुंदर यार। अच्छा, कुछ खाने को है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी 15 रुपए में और ठंडी पेप्सी 10 रुपए में मिलती है। एक बार ट्राई कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। और जगह भी कितनी अच्छी तरह से सजाई है आप लोगों ने। सच में जितना नए तरीके से बना ये ढाबा है, उतना ही टेस्टी मैगी भी है। भाभी जी, आपके हाथों में जादू है जिसका तो कोई जवाब नहीं। बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा पूरे मोहल्ले की जुबान पर चढ़ गया। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि इस अनोखे जुगाड़ को देखने भी आते थे। हर ग्राहक के साथ नेहा, राज और रमेश का हौसला बढ़ता जा रहा था। भैया, ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर कोई इसे इको फ्रेंडली ढाबा बोल रहा है। ये बात दिल्ली तक में पहुंच गई है। यार सच में कबाड़ का इतना शानदार इस्तेमाल मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ के लोगों में कितनी कला है। नेहा, तू देख रही है ना, अब रोजाना 700-800 रुपए की कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही सब भगवान की कृपा से ठीक चला तो हम जल्द ही अपना नया घर भी खरीद लेंगे। और इन सब का श्रेय भी तुमको जाता है। मुझे तुम पर गर्व है भाग्यवान। नेहा बेटी, तूने सच में हमारी किस्मत ही बदल दी। अब तो घर की मरम्मत भी हो जाएगी और हम सबका भविष्य भी संवर जाएगा। ये सब तेरे तेज दिमाग की वजह से हुआ, वरना आज भी हम लोग उसी गरीबी में दिन काट रहे होते। पापा जी, राज जी, ये सब हमारी मेहनत, प्यार और एक दूसरे के साथ का नतीजा है। भगवान का शुक्र है कि आपने मेरा भरोसा किया और हार नहीं मानी। नेहा, तुम्हारे इस जुगाड़ ने हम सब की जिंदगी ही बदल दी। बस 10 दिन में जुगाड़ू ढाबा का असली बदलाव तब आया जब स्कूल के बच्चे नेहा की स्पेशल मैगी का स्वाद चखने लगे। भैया, ये ढाबा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हेल्दी मैगी वाली आंटी के नाम से।
आंटी जी, हमें भी वो स्पेशल मैगी चाहिए जिसमें गाजर, मटर और प्याज होते हैं। हाँ आंटी, मेरी मम्मी कहती है कि आपकी मैगी में सब्जी भी होती है, इसीलिए हेल्दी होती है। घर पर तो मम्मी सिर्फ प्लेन मैगी देती है। हाँ बेटा, आंटी आपके लिए गाजर, मटर, प्याज, टमाटर डालकर हेल्दी मैगी बनाती हैं। आपको मजा भी आएगा, साथ ही हेल्थ और टेस्ट भी मिलेगा। तभी अचानक उस ढाबे पर 15-20 स्कूली बच्चे एक साथ आ जाते हैं। अरे नेहा, इतने सारे बच्चे, इतनी मैगी कैसे बनेगी? हमारे पास तो सिर्फ 2 चूल्हे हैं। बेटी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इतने ऑर्डर सब्जी कहाँ से लाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? पापा जी, राज, आप परेशान मत होइए। बेटा, आप सब 5 मिनट वेट करो, आंटी सबके लिए स्पेशल मैगी बनाकर देंगी। राज जी, आप जल्दी से बाजार से सब्जी ले आइए। पापा जी, आप दूसरा चूल्हा तैयार कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कुछ टाइम बाद ही मैगी बनके तैयार हो गई, जिसे बच्चों ने बड़े चाव से खाया। उस दिन से जुगाड़ू ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं रहा, बल्कि बच्चों के लिए हेल्दी खाने का केंद्र भी बन गया। और हाँ, बच्चों को हेल्दी खाना देना भी जरूरी है। जब बिजनेस करें तो सोसाइटी की भलाई भी सोचनी चाहिए। 3 महीनों बाद जुगाड़ू ढाबा शहर के सबसे लोकप्रिय ढाबों में से एक बन गया था। नेहा ने दिखाया था कि हिम्मत, एकता और सोच से कैसे मुश्किल हालात को अवसर में बदला जा सकता है। देखा जी, मैंने सही कहा था ना कि कबाड़ भी काम आ सकता है, बस नजरिया सही होना चाहिए। सच में, जो चीजें हम फेंक देते हैं वही हमारी किस्मत बदल सकती हैं। गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है कोशिश ना करना, हार मान लेना। बहू, तुमने मेरे जैसे बूढ़े आदमी को सिखाया कि उम्र से कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत हो और परिवार का साथ हो तो कुछ भी संभव है। और इस तरह नेहा, राज और रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि जुगाड़, हिम्मत और पारिवारिक एकता के सामने कोई भी मुसीबत छोटी है। कबाड़ भी काम आ सकता है, गरीबी भी ताकत बन सकती है। बस जरूरत है सही नजरिए और मेहनत की। कहते हैं कि स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलता है। लेकिन कभी कभी ये मंदिर किसी के लिए नर्क बन जाता है। ये कहानी है 13 साल की आरती की, जिसका एकमात्र गुनाह था कि वो गरीब और काली थी। आरती फटे चप्पल पहनकर पुराना स्कूल बैग लेकर स्कूल आती है। उसकी यूनिफॉर्म धुली हुई है, लेकिन जगह जगह सिलाई के टाँके लगे हुए हैं। अरे देखो यार, कौआ रानी आ गई। आज तो इसकी यूनिफॉर्म पर नया सिलाई का सितारा भी लगा है। यार, लगता है ये तो नया फैशन आया है मार्केट में। आरती, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। कविता, मैं रोज सोचती हूँ कि काश मैं भी इन लोगों की तरह अमीर होती, काश मेरा रंग भी गोरा होता और मैं भी नए कपड़े खरीद पाती, तो ये लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ाते मेरा। तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो, ये तुम्हें पता ही नहीं। अब ज्यादा ध्यान मत दो, चलो चलते हैं क्लास में। लेकिन 13 साल की एक लड़की को कैसे समझ आता कि असली खूबसूरती क्या होती है, जब हर रोज वो अपने रंग के लिए, अपनी गरीबी के लिए ताने सुनती थी। वही क्लास में सुनीता मैडम चॉक बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रही हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभिषेक बेटा, तुम इस सवाल को हल करो। अभिषेक गलत जवाब देता है। कोई बात नहीं बेटे, ये थोड़ा कठिन है, एक बार और प्रयास करो, आ जाएगा। तभी आरती पूरे जोश के साथ अपना हाथ उठाती है। मैडम, मैं ये हल कर सकती हूँ। तुम पहले अपने घर का हिसाब किताब तो सीख लो, फिर मैथ सीखना। पूरी क्लास उस पर हंसती है और आरती की आंखें नम हो जाती हैं। मैडम, लेकिन मैं सच में जानती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। बहुत बोलती हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है ये भूल जाती हो। तुम्हारी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती है और तुम यहाँ आइंस्टीन बनने आई हो। बेटा, सबके बस का नहीं है ये गणित, समझी? मैडम, मेरी माँ मेहनत करके पैसे कमाती है, इसमें गलत क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। जुबान चलाती है अपनी मैडम से। अब अपनी बेंच पर खड़ी रहो, यही सजा है तुम्हारी। उस दिन आरती को पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि समाज में ये सम्मान को भी कम कर देती है। वहीं आरती अकेली बेंच पर बैठी है, बाकी बच्चे अपने ग्रुप में बाहर लंच के लिए निकल गए हैं। आरती, खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तू एक रोटी बची थी, माँ ने मुझे दे दी और खुद भूखी रह गई, भला मैं कैसे खा सकती थी? अरे पगली, रो मत, मैं हूं ना, चल मेरे पास टिफिन है, हम साथ में करते हैं, ठीक है? अरे नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मेरी तरह तंग करेंगे। तो क्या हुआ, दोस्ती का मतलब भी तो यही होता है ना। तभी अभिषेक अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और मजाक बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह भिखारी को खाना मिल गया। कविता, ध्यान रखना कहीं तुझसे भी पैसे न मांग ले।
मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा अपना भी आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान? तुम जैसों का कोई मान नहीं होता, काली कलूटी गरीब कहीं की। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्यों मुझे परेशान करते हो? लेकिन समाज के कुछ लोगों के लिए गरीबी और काला रंग इंसानियत से भी बड़ा अभिशाप लगता है। वहीं कुछ समय बाद आरती रोते हुए अपने घर आती है। आरती, मेरा बच्चा आ गई स्कूल से? अच्छा, तूने कुछ खाया? हाँ हाँ माँ, स्कूल में दोस्तों के साथ खाया था, पेट बहुत भरा है मेरा। आरती, आज तो उदास लग रही है, स्कूल में सब ठीक है ना? माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, सब मुझे तंग करते हैं। क्यों बेटी, क्या हुआ? मैडम कहती है मैं गरीब हूँ, इसीलिए पढ़ने का हक नहीं है। बच्चे कहते हैं मैं काली हूँ। माँ, मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं बेटी, तू दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। भगवान ने तुझे काले रंग में बनाया है, तो इसमें कुछ खूबसूरती तो होगी ना। तो फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटी, ये दुनिया ही ऐसी है, लेकिन तेरी पढ़ाई ही तो तुझे इस अंधेरे से निकाल सकती है। वादा कर कि तू कभी हार नहीं मानेगी। पक्का वादा माँ, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कमतर नहीं हूँ। रात के अंधेरे में एक माँ और बेटी ने ठान लिया था कि वो समाज के हर ताने को सहकर भी आगे बढ़ेंगे। स्कूल में अगले दिन गणित की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहाँ स्कूल हॉल में सभी बच्चे बैठे हुए हैं। आज हमारे स्कूल में गणित महाप्रतियोगिता है। जो भी इस कठिन सवाल को सुलझा देगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अभिषेक, तुम इसे सॉल्व करो। तुम्हारे तो पिताजी ने तुम्हारे लिए अलग से मैथ्स का टीचर भी लगाया है, मुझे पता है तुम कर ले जाओगे। अभिषेक प्रयास करता है लेकिन फेल हो जाता है। सॉरी सर, मगर ये सवाल बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई हल कर पाएगा इससे। कोई और है जो सामने आके इसे हल करना चाहता है? सभी स्टूडेंट शांत हैं और सुनीता मैडम किनारे सर झुकाए खड़ी हैं। वहीं भीड़ में से आरती झिझकते हुए हाथ उठाती है। सर, मैं प्रयास कर सकती हूँ। सर, आरती इसे कर सकती है, इसे मौका तो दीजिए। आरती, तुम? ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारी ये छुपी हुई प्रतिभा कुछ कर सकती है। अरे वाह, हमारी आइंस्टीन जी आ गई। जाओ, ग्रैंड फेलियर का प्रदर्शन करो। पूरी असेंबली में हंसी की आवाज गूंज जाती है। ये वो समय था जहां आरती के आत्मसम्मान की असली परीक्षा हो रही थी। आरती स्टेज पर जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं मगर हौसला बुलंद है। माँ ने कहा था हार मत मानना। वो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन हल करना शुरू करती है। वाह, बिल्कुल सही तरीके से हल किया है। सर, हल हो गया है। अद्भुत। आरती, तुमने क्लास 10th लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सर, गणित में रंग और गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ दिमाग की शक्ति देखी जाती है। मुझे लग रहा है मैंने आरती को बहुत कम समझा है। अब पता चला, हमेशा उसे तंग करता रहा है तू। अभिषेक की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था, जबकि आरती हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रही थी। वहीं सुनीता मैम के तो होश उड़ गए थे। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैडम, मैंने रोज रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। मैंने हर ताने को अपनी प्रेरणा बनाया है। ये तुम सबसे अलग हो आरती। धीरे धीरे पूरी सभा खड़े होकर आरती को सम्मानित करती है और उसके लिए तालियां बजती हैं। उस दिन आरती ने सिर्फ गणित की समस्या हल नहीं की थी, बल्कि समाज के भेदभाव करने वालों को भी चुनौती दी थी। आरती, मैं तुम्हें पूरी छात्रवृत्ति देना चाहता हूँ। किताबें, यूनिफॉर्म, फीस, सब कुछ स्कूल की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनीता जी, मैं आपसे निराश हूँ। आपका व्यवहार एक बच्चे के प्रति बहुत गंदा था। मुझे शर्म आती है आपको शिक्षक कहते हुए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए आरती से भी माफी मांगूंगी। आरती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें दिखावे और रंग के आधार पर परखा। मैं एक शिक्षक होकर भी इतनी छोटी सोच रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैडम, ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैं कितनी मजबूत हूँ। क्षमा इंसान को कितना बड़ा बनाती है, ये आरती ने उस दिन सिखाया। वहीं स्कूल में वार्षिक समारोह का भी दिन आ गया। मंच पर आरती को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला। आज मैं सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। गरीबी की वजह से, अपने रंग की वजह से मुझे रोजाना भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इस मंच पर, क्योंकि मैंने कभी कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। याद रखिएगा, आपकी योग्यता आपके बैंक खाते से नहीं, आपके रंग से नहीं, आपके चरित्र और दृढ़ संकल्प से तय होती है। आरती, मुझे माफ करना, तुम मुझसे कहीं बेहतर इंसान है। तेरा रंग नहीं, मेरा दिल काला है, जो मैंने तुझे इतना परेशान किया। तो फिर इसकी शुरुआत दोस्ती से करें। सबसे अच्छे दोस्त।
आरती अपनी माँ के साथ स्कूल से बाहर निकलती है, नया यूनिफॉर्म पहनकर, नए जूते पहनकर। आज मेरी बेटी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम गरीब हैं लेकिन छोटे नहीं हैं। माँ, अब मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूंगी, लेकिन मैं कभी किसी को उसकी गरीबी या रंग के लिए नहीं परखूंगी। आरती की ये कहानी हजारों बच्चों की कहानी है। समाज में आज भी बहुत सी आरती हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। अगर आप शिक्षक हैं, माता पिता हैं या बस एक इंसान हैं, तो याद रखिए, हर बच्चा सम्मान, प्यार और समान अवसरों का हकदार है।